शुरू करते हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े थे कल। कल स्टार्ट किए थे ऑप्शन से, करेक्ट। ऑप्शन बेसिकली होता क्या है कि फ्यूचर और फॉरवर्ड के केस में दोनों पार्टीज मैंडेटरी, दोनों पार्टीज के पास ऑब्लिगेशन होता है कि दोनों को कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना ही है। ओके। ऑप्शन के केस में क्या है, पहले हम लोग पढ़े थे कि ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर, अगर दो पार्टीज हैं ए और बी। ओके। अगर मान लो नॉर्मली ये बायर है, ठीक है, प्रोडक्ट बायर है, जो जो भी प्रोडक्ट है उसको खरीदना चाहता है, और ये सेलर है, ठीक है। और एक है सेलर और बायर, सेम ए है और सी है, बायर है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा था कि नॉर्मली फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर के केस में क्या होता है कि दोनों पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, जिसके थ्रू ये बोल रहा है कि आई विल बाय दिस मच ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम यू एट दिस मच ऑफ प्राइस से 100 रुपीज़, ठीक है। फ्यूचर के केस में होता था। फ्यूचर के केस में क्या होता था, दोनों के लिए मैंडेटरी है, ए भी 100 रुपया देख के पैसा देना पड़ेगा, बी को भी 100 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर एग्री कर रहे थे 100 रुपये पे, तो ए को 100 रुपये में बेचना पड़ेगा, सी को 100 रुपये में खरीदना पड़ेगा। फ्यूचर के केस में मैंडेटरीली होता था दोनों के केस में। ऑप्शन के केस में क्या है कि ये एक राइट टू बाय हो सकता है, मैंडेटरी टू बाय नहीं। ए एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है जिसके थ्रू ही विल टेक अ राइट टू बाय, ठीक है, ही विल बी हैविंग ए राइट टू बाय एट 100। तो उसके पास एक राइट होगा और एक ऑप्शन होगा टू बाय एट 100। अगर वो चाहे तो खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा, ठीक है। कब चाहेगा, जब उसे फेवरेबल होगा। ओके। तो उसको बोला जाएगा क्योंकि राइट उसने खरीदा है, ठीक है, तो उस क्योंकि राइट उसने खरीदा है, उसके पास राइट है, तो ही विल बी द ऑप्शन बायर। ओके। और बी होगा ऑप्शन सेलर, क्योंकि उसने उस राइट को इसको दे दिया है। जो ऑप्शन सेलर होता है हमेशा उसके पास ऑब्लिगेशन रहती है। ओके। राइट टू बाय है, बट इसने राइट खरीदा है। ओके। सिमिलरली इस केस में इसने राइट 100 रुपये में बेचने के लिए राइट टू सेल खरीदा है। ओके। राइट टू सेल ए ने खरीदा है सी से। ओके। खरीदा है राइट, तो सिमिलरली ये भी ऑप्शन बायर होगा। ओके। और ये ऑप्शन सेलर। ओके। तो दोनों केस में देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट तो बाय कर रहा है, प्रोडक्ट के हिसाब से ये बायर है और यहाँ पे ये सेलर है, बट दोनों की जगह में इसने राइट खरीदा है, ठीक है। राइट टू बाय, यहाँ पे राइट टू सेल खरीदा है। ओके। अगर इसका मन करेगा तो खरीदेगा, अदरवाइज इसका मन करेगा तो बेचेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसे फेवरेबल हो रहा है तो राइट टू बाय को बोला जाता है कॉल ऑप्शन, राइट टू सेल को बोला जाता है पुट ऑप्शन, ठीक है। जो ऑप्शन बायर है उसके पास हमेशा राइट रहती है, ओब्लिगेशन नहीं होती, और जो ऑप्शन सेलर होता है उसके पास हमेशा ओब्लिगेशन रहती है। ऑप्शन बायर है मतलब राइट, ऑप्शन सेलर है मतलब ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये चीज़ सबका कल क्लियर था। तो चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, एक हो सकता है कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर, पुट सेलर। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा था कल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या पढ़े थे, याद है किसी को, क्या पढ़े थे। ऑप्शन एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, पे ऑफ। सो बेसिकली अगर कोई कॉल सेलर है, सॉरी पुट बायर है मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल पुट बायर है,
पुट बायर है तो राइट टू सेल इसने खरीदा है, ठीक है। सो बॉट राइट टू सेल एट 100, अगर 100 रुपये में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है। 90 हो गया, सॉरी 100 रुपये में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट टू सेल है। तो राइट टू सेल है तो पुट, खरीदा है वो राइट तो बायर है। ओके, 90 हो गया, 100 हो गया, 110 हो गया। ओके, तो 90 के केस में 90 अगर है तो वो एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, राइट टू सेल है, बताओ। 90 के केस में वो एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा, बिकॉज मार्केट में कम में मिल रहा है और इसके पास ज़्यादा में ऑप्शन के थ्रू ज़्यादा में बेच सकता है। ठीक है, एक सेकंड रुको। सॉरी। सो 90 के केस में वो एक्सरसाइज करेगा बिकॉज मार्केट में ज़्यादा में मिल रहा है, सॉरी मार्केट में कम में मिल रहा है, ये मार्केट प्राइस है। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन का रेट है 100। ठीक है, सो मार्केट में बेचेगा तो 90 में बेचेगा, अगर ऑप्शन के थ्रू बेचेगा तो 100 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो आपको 100 रुपये वाला बेनिफिशियल है तो वो ऑप्शन के थ्रू एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू सेल, सेल थ्रू ऑप्शन। मार्केट प्राइस 90 है, अगर ऑप्शन के थ्रू बेचेगा तो 100 मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज कर लो, ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे डजेंट मैटर, यहाँ पे डोंट एक्सरसाइज बिकॉज मार्केट में ज़्यादा है। ठीक है, ये देखा था। फिर इसके बाद जो इसको ये राइट खरीदने के लिए, राइट फ्री में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये राइट खरीदने के लिए एक चीज़ देना पड़ता है जिसको बोला जाता है प्रीमियम। कॉल के केस में कॉल प्रीमियम, पुट के केस में पुट प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, ये दे के कुछ एक अमाउंट दे के खरीदना पड़ता है वो राइट, उसको बोला जाता है कॉल प्रीमियम। तो बॉट राइट टू सेल एट 100 by paying put premium of ₹5। 5 रुपया देके अगर वो प्रीमियम खरीदा है, 5 रुपया प्रीमियम देके वो राइट खरीदा है उसने, तो एक्सरसाइज हमने यहाँ पे कर लिया तो हमारा नेट कितना हुआ यहाँ पे, जो गेन हुआ कितने का हुआ, 10 का गेन हुआ। प्रीमियम उसमें से कितना दिया है, लेस प्रीमियम 5 का दिया है, तो 5 रुपया हुआ हमारा नेट गेन। इसको पे ऑफ भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी। ठीक है, एट द मनी, ओटीएम, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम। ठीक है, ओटीएम कब होगा, जब बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जब तुम एक्सरसाइज, सॉरी जब बेनिफिशियल नहीं होगा। आईटीएम होगा जब बेनिफिशियल होगा। ठीक है, व्हेन इट इज़ बेनिफिशियल, व्हेन द ऑप्शन इज बेनिफिशियल। ओटीएम होगा व्हेन नॉट बेनिफिशियल। एटीएम होगा जब पार में होगा, वट एवर द एक्चुअल मतलब मार्केट प्राइस है उसी में ही है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़े थे अगर प्रोबेबिलिटी दिया हो, हाँ कुछ होमवर्क्स दिए थे मैंने ये पे ऑफ कैलकुलेशन के ऊपर, वो हो गए सारे होमवर्क्स। स्पेशली मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 56 आई गेस, वो हो गया 55 या 56 जो भी दिया था, हुआ या किसी को कुछ डाउट है उसमें? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 56 दिया था। इंपॉर्टेंट इन द सेंस वो बेसिक है फिफ्टी समझने के लिए। 56 में ही डाउट हो रहा था सर।
56 में डाउट हो रहा था, चलो ठीक है 56 एक बार डिस्कस करते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई डोंट वांट टू रश क्योंकि वो बेसिक है। चलो 56 एक बार डिस्कस करते हैं फिर चलते हैं। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है जनरली बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता तो बाकी में घबरा जाते हैं। जितना हम लोग कल कवर किए थे अगर वो वाला सबका क्लियर है तो फिर आगे समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 कहाँ गया? हाँ 56। क्वेश्चन नंबर 56 ऑफ ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल। किसी ने ट्राई किया, किसी का हुआ? सर मेरा हुआ। हुआ? चलो बढ़िया। हम्म, देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है। एक कॉल एंड पुट ऑप्शन, कॉल पुट दोनों एग्जिस्ट ऑन द सेम स्टॉक। सेम स्टॉक पे कॉल और पुट दोनों चल रहे हैं। ईच ऑफ व्हिच इज एक्सरसाइजेबल एट 60। ठीक है, दोनों का एक्सरसाइजेबल प्राइस 60 है। एक्सरसाइजेबल मतलब क्या है? स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक प्राइस है 60। दे नाउ ट्रेड फॉर मार्केट प्राइस। स्टॉक का मार्केट प्राइस, स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है कितने में? 55 में। 55 पे ट्रेड हो रहा है। मार्केट प्राइस ऑफ कॉल, कॉल ट्रेड हो रहा है कितने में? 9। पुट कितने में ट्रेड हो रहा है? 1 रुपया। ट्रेड हो रहा है कि क्या मतलब है? ये प्रीमियम है। कल मैंने दिखाया था अदानी का एग्जाम्पल लेके, कुछ 479 पे ट्रेड हो रहा था तो वो प्रीमियम अमाउंट था। ठीक है, तो ये कॉल प्रीमियम है। ये कॉल प्रीमियम है, ये पुट प्रीमियम है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट द, क्योंकि प्रीमियम ही ट्रेड होते हैं मार्केट में। ऑप्शन के केस में प्रीमियम ट्रेड होते हैं। ठीक है, स्टॉक के केस में नॉर्मल पूरा स्टॉक ट्रेड होता है। ऑप्शन के केसेस में प्रीमियम ट्रेड होते हैं। फ्यूचर के केस में फ्यूचर के प्राइसेस जो है वो ट्रेड होते हैं। कैलकुलेट द एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो। एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो। ठीक है, एक्सपायरेशन जब होगा 3 महीने के बाद या जो भी टाइम है, उसके बाद जब एक्सपायरेशन होगा तब कैश फ्लोज क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, ये देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है क्या क्या पूछ रहा है बेसिकली? बस जानना है कि ये है क्या, क्या पूछ रहा है। एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लोज मतलब कि जब एक्सपायरेशन होगा तब एक्चुअल में कैश क्या क्या होंगे, कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा या क्या होगा। ओके, इन दीज केसेस बाय वन कॉल राइट वन कॉल, बाय वन कॉल पुट राइट वन पुट के केस में इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगा। इन्वेस्टमेंट वैल्यू मतलब तुम्हें जो स्टॉक के एसेट, स्टॉक के ऊपर या नीचे होने से जो प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हमारा देखो, जो एग्जांपल हम लोग देखे ना ऊपर, हाँ 90 का था। 90 का मार्केट प्राइस था और ऑप्शन के थ्रू हमें 100 में मिल रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू हमें कितना ज़्यादा फायदा हुआ प्रॉफिट में, मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कितना ज़्यादा फायदा हुआ। सो मार्केट में हम 90 में बेच सकते थे, 100 में बेचे। ठीक है, तो 10 का जो ये जो गेन हुआ, ग्रॉस गेन, इसको बोला था इन्वेस्टमेंट वैल्यू में चेंज कितना हुआ। इन्वेस्टमेंट वैल्यू। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि नेट प्रॉफिट क्या होगा। नेट प्रॉफिट मतलब कॉल और पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है, प्रीमियम एडजस्ट करने के बाद नेट गेन कितना रहा। ठीक है, मतलब हमारा वो ये जो एग्जांपल में ये वाला होगा, 10 रुपया होगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और प्रीमियम 5 रुपया माइनस करने के बाद नेट गेन आ गया 5। और फिर कैश फ्लोज होंगे, जो कैश फ्लोज मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड जब एक्चुअल में ट्रांसफर हुए, यहाँ पे कैश फ्लोज होगा 100। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये पे यहाँ पे जो बेचा हमने 100 रुपये का कैश फ्लो हुआ। ऑप्शन के थ्रू बेचा है तो 100 रुपये का कैश फ्लो हुआ। ठीक है, तो 100 रुपये का होगा कैश फ्लो, गेन होगा, ग्रॉस गेन होगा जो वो है चेंज इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और नेट गेन होगा प्रीमियम माइनस करने के बाद वो है 5 रुपया। ठीक है, ये बस 4 सिनारियों के लिए पूछा है, कॉल बाय, कॉल राइट,
पुट बाय पुट राइट। समझ में आ गया क्वेश्चन? 1 मिनट खुद ट्राई करो, ठीक है? एक बार खुद ट्राई करो बस, एक सिनेरियो के लिए। फिर इसने पूछा है कि फॉर एक्सपायरेशन डेट स्टॉक प्राइसेस ऑफ 50, 55, अगर एक्सपायरेशन डेट के स्टॉक प्राइसेस 50, 55, 60, 65, 70 रहे, तो ये सब में क्या क्या आएगा, ठीक है? एक प्राइस के लिए निकालो, 50 के लिए निकालते हैं पहले। चलो ये मिल के करते हैं, ठीक है? बट कैलकुलेटर पकड़ के बैठो और मुझे एक एक बताओ, ठीक है? आई वोंट डू इट। 50, 55, 60, 65, 70, ये सिनेरियोज हैं, ठीक है? पहले हम ले लेते हैं कैश फ्लोज। कैश फ्लोज के केस में पहले बाय वन कॉल, बाय कॉल, फिर कॉल सेल, बाय पुट। सेल राइट दोनों सेम है, ठीक है? और फिर सेल पुट। ओके, स्ट्राइक प्राइस है 60, मार्केट प्राइस है 55, मार्केट प्राइस छोड़ो, एक्चुअल प्राइस हो गया 50। तो कॉल बाय किया है हमने, 50 पे खरीदेंगे या ऑप्शन के थ्रू खरीदेंगे? 50 50 में खरीदेंगे, तो बाय कॉल में ऑप्शन के थ्रू कुछ कैश फ्लो होगा? नो, 0। जीरो। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट वाला बताओ, कॉल सेल पे। नंदकिशोर बताओ, कॉल सेल पे 50 पे कॉल मैंने सेल सेल कर दिया है मैंने, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? कॉल सेल कर दिया मैंने, ऑप्शन का राइट बेच दिया है, तो मेरे अंदर ओब्लिगेशन है। सेल जब कर रहे हो तो ओब्लिगेशन आता है मेरे ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे 50 है मार्केट प्राइस और 60 है एक्सरसाइज प्राइस, तो क्या होगा बताओ? सर ऑब्लिगेशन नहीं आएगा उसमें। किस में? हाँ, ओब्लिगेशन नहीं आएगा तो कितना कैश फ्लो क्या होगा? 0 होगा। जीरो होगा, वेरी गुड। बाय पुट, पुट बाय किया है, 50 का मार्केट प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस है 60, बताओ? फिर एक्सरसाइज करेगा और 60 रुपीज़ मिलेगा। 60 रुपीज़ में जाएगा, ठीक है? पूरा एक्चुअल 60 का कैश फ्लो हो जाएगा हमें, तो 60 का बेचेंगे। बाय पुट मतलब राइट टू सेल है, तो राइट, अगर 60 रुपये का बेच दिए तो हमारे पास 60 रुपये आ गया, तो कैश इनफ्लो हो गया। सेल पुट, सेल पुट में क्या होगा? 60 आउट 60 होगा, बट 60 आउटफ्लो होगा, बिकॉज आउट। क्योंकि पुट हमने बेच दिया है तो सामने वाला एक्सरसाइज कर रहा है। पुट हमने बेच दिया है तो हमारे अंदर ओब्लिगेशन है, हमारे ऊपर ओब्लिगेशन है। सामने वाला जिसने पुट खरीदा है हमसे वो एक्सरसाइज कर रहेगा। जिसने पुट हमसे खरीदा है वो अगर 50 रुपये में मार्केट का प्राइस है और एक्सरसाइज का प्राइस 60 है, ठीक है? तो वो ऑफकोर्स एक्सरसाइज करेगा, वो 60 पे बेचेगा। तो वो 60 पे अगर बेच रहा है तो हमें 60 पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारे पास 60 का आउटफ्लो होगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली बाकियों का भी ऐसे कर सकते हो। एक और कर लें, बड़ा वाला कर लेते हैं, 70 का करते हैं। 70 का बताओ रजत, कॉल खरीदा है हमने, 70 पे एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर। करेंगे, बिकॉज मार्केट में 70 में मिल रहा है, ऑप्शन में 60 पे सर मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे 60 का आउटफ्लो होगा। कॉल सेल पे, कॉल सेल पे क्या होगा? 60 का इनफ्लो। 60 का इनफ्लो होगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद बाय पुट में, पुट पुट 0। जीरो होगा, बिकॉज 70 में मार्केट में 70 है, ऑप्शन में 60 है, हम इसको एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली सेल पुट में 0। जीरो। ज़ीरो, ज़ीरो, वेरी गुड। कैश फ्लोज हो गया हमारे। इन्वेस्टमेंट वैल्यूज,
इन्वेस्टमेंट वैल्यू, सेम केस, कॉल बाय, कॉल सेल, बाय पुट और सेल पुट। हाँ बताओ 50 पे क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट वैल्यू का? इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मतलब क्या था पता है? कि जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो ग्रॉस गेन तुम्हारा कितना हो रहा है, ठीक है, एज इन जस्ट स्टॉक के अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग प्राइस से कितना चेंज हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, बताओ। कॉल बाय पे एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं? 50 में एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे अच्छा, हैं? नहीं कर रहे हैं। नहीं, नहीं कर रहे हैं तो ज़ीरो है। यहाँ पे सेकंड में कॉल सेल पे जीरो। ज़ीरो। बाय पुट में 10 का इनफ्लो। 10 का इनफ्लो। सेल पुट में 10 का आउटफ्लो। 10 का आउटफ्लो, ठीक है। सिमिलरली 70 का कर सकते हो। फिर उसके बाद चलते हैं प्रॉफिट, अपना जो पे ऑफ या जो भी लिखा है, क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट के केस में क्या होगा, क्योंकि क्योंकि सिर्फ अगर कॉल बाय कर रहे हैं, ओके, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वाला बताओ मुझे। नेट प्रॉफिट है प्रीमियम माइनस करने के बाद, ठीक है, बाय पुट, सेल पुट। प्रीमियम माइनस करने के बाद क्या आ रहा है बताओ? प्रीमियम है, कॉल का प्रीमियम है 9 रुपया, 9 है, और पुट का प्रीमियम है 1। बताओ। 9 नेगेटिव। -9, यस। फिर पॉजिटिव है। +9, क्योंकि कॉल हमने बेचा था तो हमें प्रीमियम मिला था, बट एक्सरसाइज ही नहीं हुआ, ठीक है। फिर बाय पुट में पुट खरीदा है 50 रुपया का, एक्सरसाइज सॉरी मार्केट प्राइस है। 9 रुपीज होगा ये भी। 9 होगा, क्यों, कैसे होगा, कैलकुलेट करके बताओ। 10 - 1। हाँ, क्योंकि 10 का प्रॉफिट हुआ, फिर एक का हमारा कॉल का प्रीमियम, सॉरी पुट का प्रीमियम था, ठीक है, 9। फिर सेल पुट में -9। -9, बिकॉज हमारा 10 का यहाँ पे लॉस हुआ, और 1 रुपया का प्रीमियम पहले मिल गया था क्योंकि हमने पुट बेचा था। ओके, आई होप ये सबका क्लियर है। शुभंकर, सिमरन, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी के ना अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आज क्लास के बाद रुकना, आई विल डिस्कस अगेन। चलो फिर एक और चीज़ पढ़े थे कल, प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच, प्रोबेबिलिटी बेस्ड मार्केट प्राइस कैलकुलेशन, या फिर ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेशन, बेसिकली ऑप्शन वैल्यूएशन। ओके, ऑप्शन वैल्यूएशन में पढ़े थे, देखो फ्यूचर का तो कुछ प्राइस का पता नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी प्राइस हो सकता है। अभी अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 100, मार्केट का प्राइस, ठीक है, 100 रुपया चल रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, 100 का 110 हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ठीक है, 90 भी हो सकता है, और या फिर 80 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्राइसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि अगर प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच फॉलो करके हम इसका एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल सकते हैं, मतलब अब 120 होने का चांस है 0.25%, मतलब 25% चांस है कि 120 होगा, 35% चांस है कि 110 होगा, फिर 15% चांस है कि 90 होगा, और फिर कितना हो गया, 60, 75 और ये 25, ठीक है, और 25% चांस है कि ये 80 रुपया होगा, ठीक है। अगर ऐसा दिया है, कॉल ऑप्शन है, मान लो कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है 100, स्ट्राइक प्राइस 100 है, ओके। तो उसके हिसाब से अगर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पूछ रहे हैं तो बेसिकली इसको प्राइस को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके इसका टोटल करोगे तो तुम्हारा प्राइस आ जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस 120 × 0.25, फिर 110 × 0.35,
90 इंटू 0.15, 80 इंटू 0.25 करके इसका अगर टोटल करोगे तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगा। करेक्ट, ये होगा तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्राइस। इसके बाद ऑप्शन का अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन का, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे 120 के केस में कॉल ऑप्शन 100 का है, 120 के मार्केट प्राइस में हम इस पर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डोंट एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि मार्केट में सस्ते में, सॉरी मार्केट में महंगा है और ऑप्शन के थ्रू सस्ते में मिल रहा है, तो सॉरी एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि मार्केट में महंगा है, 120 है, ऑप्शन के थ्रू कॉल ऑप्शन है ये। ओके, मार्केट में महंगा है, 120 है, कॉल ऑप्शन में 100 रुपये मिल रहा है, तो एक्सरसाइज कर लो। 110 पे भी एक्सरसाइज कर लो, 90 पे एक्सरसाइज मत करो, बिकॉज ऑप्शन एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में तुम 90 पे खरीद सकते हो, तो डोंट एक्सरसाइज क्योंकि कॉल ऑप्शन है। ओके, फिर ऑप्शन का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन का वैल्यू होगा 20, यहाँ पे ऑप्शन का वैल्यू होगा 10, यहाँ पे होगा 0, फिर यहाँ पे होगा 0। फिर इसको प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके 20 को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना, 10 को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर उसका टोटल करना, फिर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आएगा। ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया सपोज v और ये हो गया p, तो v इंटू पी करके फिर तुम्हारा टोटल जो आएगा ये होगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ ऑप्शन। करेक्ट, कि एक इंडिविजुअल ऑप्शन का वैल्यू निकाल के फिर उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल करना, ये हमने कल पढ़ा था। चलो आज चलते हैं बाइनोमियल मॉडल पे। ऑप्शन के वैल्यूएशन के ना दो मेजर मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल्स फॉर वैल्यूएशन, मॉडल्स फॉर ऑप्शन वैल्यूएशन। ऑप्शन वैल्यूएशन के दो मॉडल्स हैं। ठीक है, एक है बाइनोमियल मॉडल, एक है ब्लैक शोल्स मॉडल। ओके, बाइनोमियल मॉडल जो है वो इतना पॉपुलर नहीं है, मार्केट में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बिकॉज इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ब्लैक शोल्स मॉडल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो सिस्टमेटिक कैलकुलेशन होता है, एक बेसिकली मैकेनिकल अप्रोच है जो फॉलो होता है। ठीक है, फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू है। बाइनोमियल मॉडल जो है वो पूरा लॉजिकल है। इवन ब्लैक शोल्स मॉडल इज ऑल्सो लॉजिकल, बट इट्स ए मैकेनिकल अप्रोच विच वी जनरली फॉलो प्रैक्टिकली। ठीक है, बाइनोमियल मॉडल आज पढ़ते हैं। बाइनोमियल मॉडल बेसिकली बोलता है क्या है कि एक स्टॉक के जो 100 रुपया हुआ, मान लो अभी का प्राइस, ये करेंट प्राइस है, 100 है, स्टॉक है। ठीक है, इसके दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो ये 110 हो सकता है या ये 90 हो सकता है। ठीक है, दो ही आउटकम हो सकता है, बाइनोमियल मॉडल ये बोलता है। फिर बोल रहा है कि ये फिर से 110 जो है, इसका भी फिर से दो दो ही आउटकम हो सकता है। ठीक है, 110 का मे बी ये 115 हो सकता है या फिर 105 हो सकता है। सिमिलरली ये 90 भी 105 हो सकता है या फिर कितना हो रहा है, 75 हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बेसिकली सिमिलरली ये फिर ऐसे हो सकता है, ये फिर बढ़ सकता है। बाइनोमियल मॉडल बोलता है कि हर एक प्राइस का दो ही आउटकम हो सकता है, या तो ये इतना ऊपर जा सकता है या तो इतना नीचे जा सकता है। ठीक है, फिर वो प्राइस कुछ नीचे कुछ ऊपर जा सकता है, कुछ नीचे जा सकता है, फिर वो प्राइस, ऐसे एक चेन का एक कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल मॉडल में। ठीक है, बोलता है कि हर प्राइस का दो आउटकम, वो थोड़ा सा लॉजिकल भी है, ऐसा ही है। एक प्राइस का या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, बट ऐसे दो तो आउटकम नहीं होते, इसके मल्टीपल आउटकम हो सकते, कुछ भी हो सकता है प्राइस। ओके, बस बाइनोमियल मॉडल बोलता है कि इसके वो दो आउटकम है, फिर वो आउटकम के और दो आउटकम्स हो सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में। ओके, तो बाइनोमियल मॉडल क्या बोलता है, अगर दो आउटकम हुए तो प्रोबेबिलिटी, अगर 110 का प्रोबेबिलिटी मान लो कि p है। ठीक है, इसका अगर प्रोबेबिलिटी p है, क्योंकि दो ही आउटकम है, प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा एक होता है, 100% होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था प्रोबेबिलिटी का टोटल जो है ये 1 ही आएगा।
ओके, तो अगर ये P है तो ये 1 - P होगा, करेक्ट? समझ में आ रहा है? दो ही आउटकम है, अगर एक का प्रोबेबिलिटी P है तो दूसरे का प्रोबेबिलिटी वन वन माइनस पी होगा, ठीक है? 110 होने के चांसेस, मतलब अगर 110 होने के चांसेस 45% है अगर, ठीक है, ये अगर 45% है तो बाकी 90 होने के चांसेस 55% है, करेक्ट? बिकॉज दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। ओके, तो बाइनोमियल मॉडल के अंदर एक रिस्क न्यूट्रल अप्रोच है, ठीक है? रिस्क न्यूट्रल अप्रोच, ओके। रिस्क न्यूट्रल अप्रोच क्या बोलता है? देखो, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच क्या बोलता है कि जो अभी 100 का प्राइस है ना, जो अभी 100 का प्राइस है, ओके, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, अगर क्वेश्चन में तुम्हारा 110 का प्राइस दिया है और 90 का प्राइस दिया है, 110 का 0.45 है प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.55, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड प्राइस के लिए हम क्या करते थे, 110 इंटू 0.45 और 90 इंटू 0.55 करके फिर इसका टोटल करते थे, करेक्ट? 110 का प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते थे, 90 को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर इसका टोटल निकालते थे। सिमिलरली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 110 इंटू पी प्लस 90 इंटू 1 - P, करेक्ट है? बस प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस निकल जाना चाहिए, ओके? सो दिस शुड बी माई एक्सपेक्टेड प्राइस। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये डाउट है? जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? बेसिकली 110 का जो दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, एक का अगर प्रोबेबिलिटी पी है तो दूसरे का 1 - P है। हम जनरली एक्सपेक्टेड प्राइस जब निकालते थे उसको क्या करते थे कि एक्सपेक्टेड प्राइस निकालते वक्त हम उसका प्रोबेबिलिटी को के साथ बेसिकली मल्टीप्लाई करके फिर उसका टोटल निकाल लेते थे, ठीक है? तो सिमिलरली, हाँ, ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड प्राइस निकला, ओके? तो अभी देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, तो चलो ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। रिस्क न्यूट्रल अप्रोच क्या बोलता है कि जो अभी 100 रुपये का एक्सपेक्टेड प्राइस है, ठीक है, इनटू इसके ऊपर अगर टाइम वैल्यू रिस्क और बाकी कुछ अज्यूमिंग और कुछ रिस्क है ही नहीं, ठीक है, तो इसका अगर टाइम वैल्यू मानेगा, अगर 6% का इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, डिस्काउंट रेट 6% है या फिर इंटरेस्ट रेट है 6% है, ठीक है, तो अगर 6% के रेट के हिसाब से जाए तो ये मिनिमम एटलीस्ट इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 1.06 होना चाहिए, 100 इंटू 1.06 होना चाहिए। रिस्क न्यूट्रल अप्रोच बोलते हैं, बाकी अज्यूमिंग देयर इज नो अदर रिस्क, एटलीस्ट जो रिस्क फ्री रेट है, रिस्क फ्री रेट जो 6% है, वो प्राइस इतना होना चाहिए, करेक्ट? मतलब मिनिमम 106 रुपया मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेड प्राइस मिनिमम 106 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मिनिमम एक्सपेक्टेड प्राइस 106 होना चाहिए, ओके? उसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, मतलब 110 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है और 90 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या फिर डाउट हो रहा है? अगर डाउट हो रहा है तो पूछो। ये सर, ये इंटरेस्ट फ्री रेट के बराबर कैसे हो रही है, ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। बताता हूँ। बराबर तो देखो, बराबर आइडियली होना नहीं चाहिए, ओके, बट रिस्क न्यूट्रल अप्रोच बोलता है, जो बाइनोमियल मॉडल के अंदर जो रिस्क न्यूट्रल अप्रोच है वो बोल रहा है कि मिनिमम इतना होना चाहिए एक्सपेक्टेड प्राइस, बराबर तो आइडियली होना ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है? मिनिमम इतना होना चाहिए क्योंकि 100 जो है एक्चुअल करेंट प्राइस है, और एक्सपेक्टेड प्राइस के हिसाब से एटलीस्ट रिस्क जो रिस्क फ्री रेट है उतो को कंसिडर करने के बाद 100 रुपये का वैल्यू मिनिमम 106 हो जाना चाहिए, हो जाएगा फ्यूचर का प्राइस, ठीक है? हो जाना चाहिए, मतलब ये फ्यूचर मिनिमम रिस्क फ्री रेट कंसिडर करके ये बाकी एक नॉर्मल एसेट की तरह देख रहा है, ठीक है? कोई एक स्टॉक करके देख नहीं देख रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है रिस्क कुछ है ही नहीं, मार्केट रिस्क है ही नहीं, रिस्क न्यूट्रल है,
ठीक है। अभिषेक, टू आंसर योर क्वेश्चन, 110 और 90 कैसे आएगा? हम बोल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि प्राइस का जो एक दो रेंज है, ठीक है, 90 रहेगा या फिर 110 रहेगा, हमें लग रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। बाइनोमियल मॉडल का बोलता है कि इसके दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो ये 10% ऊपर जाएगा या फिर 10% नीचे जाएगा। 10% ऊपर या नीचे हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड प्राइस रिस्क न्यूट्रल अप्रोच में बोल रहा है कि बाकी कुछ इसका एटलीस्ट वो रिस्क, जो रिस्क फ्री रेट है उतना ही बढ़ेगा, रिस्क फ्री रेट मिनिमम उतना बढ़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस इसके हिसाब से अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो पी कितना आएगा अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो? ये होगा 110 पी प्लस 90 - 90 पी, करेक्ट, इक्वल्स टू 106, ठीक है। तो ये कितना आया, 20 पी प्लस 90 इक्वल्स टू 106। सो पी विल बी 106 - 90 डिवाइडेड बाय 20। कितना आ रहा है? 16 डिवाइडेड बाय 20 का परसेंटेज 80% आ रहा है, ठीक है। मतलब 110 का बढ़ने का प्रोबेबिलिटी मिनिमम 80% होगा और 90 का 20% होगा, तभी जाके एक्सपेक्टेड प्राइस 106 होगा। यहाँ तक समझ में आया सबको, या फिर डाउट है? डाउट है तो पूछो। शुभंकर, सिमरन। चलो ओके। पी अगर 80% है, मतलब पी हमने क्या, किसका बढ़ने का प्रोबेबिलिटी लिया था पी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज इज 80%, डिक्रीज इज 20%, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक पूरा? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एक और चीज़ देखो, प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लिए हम लोग, ओके, प्रोबेबिलिटी निकल गया, तो मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो 110 90, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है, कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस है कितने का? स्ट्राइक प्राइस है 100 का, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है 100 का, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, सेम फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, 110 90, ओके। तो प्रोबेबिलिटी हमारा निकल गया 0.80 0.20, ठीक है। अब अगर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पूछा है, ओके, वैल्यू ऑफ ऑप्शन पूछा है, तो हम क्या करेंगे 100 के केस में? ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, यस। यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, यहाँ पे डोंट एक्सरसाइज, ओके। एक्सरसाइज होगा और वैल्यू ऑफ ऑप्शन रहेगा 10, यहाँ पे होगा 0। सो 10 इंटू 0.80 करके कितना आएगा? 8 रुपया, और ये 0, तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन आएगा 8, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? 8 के बाद ये जो 8 रुपया पर निकल रहा है, ये फ्यूचर का प्राइस निकल रहा है। मतलब ये अगर हमारा ऑप्शन का है 0 to 3 मंथ है, ये जो 8 रुपया निकल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 110 रहेगा प्राइस, 90 रहेगा प्राइस, फ्यूचर का प्राइस, ठीक है। अगर इतना रहेगा तो कितना होगा? तो ये जो वैल्यू निकला, ये 8 यहाँ का निकला। अगर कोई पूछ रहा है आज कितना वैल्यू है ऑप्शन का, तो बस ये 8 रुपये को डिस्काउंट कर दो, ठीक है। इक्वेशन करते हैं, क्लियर होगा फिर। हाँ, एक और चीज़, बुक्स में इसको फॉर्मूला यूज़ करके किया जाता है, मैं लॉजिकल अप्रोच फॉलो किया है, ठीक है। ये फॉर्मूला से ही वो, सॉरी, ये लॉजिकल अप्रोच से ही वो फॉर्मूला डेवलप किया गया है। आई शो कि वो फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है, वो ठीक है, वो भी दिखाऊंगा, बट पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? हाँ,
क्वेश्चन नंबर ले लो। चलो यही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। देखो कुछ भी डाउट हो रहा है, अगर समझ नहीं पा रहे हो तो पूछो, क्योंकि तुम लोग चुपचाप रह रहे हो तो मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर डाउट हो रहा है तो बेसिक, जितना भी बेसिक डाउट हो पूछ सकते हो, आई वोंट जज यू, ओके। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है। अच्छा एक और चीज़, उसमें से जाने से पहले एक चीज़ बता दो, मैंने यहाँ पे बस रैंडमली ले लिया 6%। 6% एनुअली कंपाउंड हो रहा है, मैंने डायरेक्टली इसी ले लिया 100 × 1.06, ठीक है। हमने एक चीज़ पढ़ा था कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में, कि अगर कंटिन्यू एनुअली कंपाउंड है तो 1.06 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए, अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होगा तो क्या होगा उस पर। फ्यूचर के केस में पढ़े थे, फ्यूचर के केस में याद है हम लोग पढ़े थे एस इंटू, या हाँ, नॉर्मल अगर एनुअल कंपाउंड है तो एस इंटू 1 + R करते थे, करेक्ट, जो कि यहाँ पे मैंने किया। अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो एस इंटू ERT, E⁻RT। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में ये करते थे, ठीक है। चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल में। बोल रहा है कि द करंट मार्केट प्राइस, अभी का मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर पेंचेंट लिमिटेड इज 420, ओके। करंट मार्केट प्राइस है 420। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के पीरियड में मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस ऑफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 500 एंड 400 रेस्पेक्टिवली। मतलब बोल रहा है कि 400 का जो प्राइस अभी चल रहा है, 420 का जो प्राइस चल रहा है, उसके दो आउटकम्स हो सकते हैं, 500 हो सकता है या फिर 400 हो सकता है, ठीक है। इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, RF है 8%। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए 3 मंथ्स कॉल ऑप्शन, 3 महीने के कॉल ऑप्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए अंडर द रिस्क न्यूट्रल मेथड। रिस्क न्यूट्रल मेथड के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस है 450, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 450 दिया हुआ है, तो 3 मंथ कॉल ऑप्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन, या फिर डाउट है क्वेश्चन में, कुछ डाउट है या क्लियर है। क्लियर। क्लियर है, चलो हम अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम कि जो बढ़ने का प्रोबेबिलिटी है वो P है, ठीक है। लेट्स अज्यूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज भी P, ठीक है, ये सपोज P है। तो प्राइस डिक्रीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज क्या होगा 1 - P, करेक्ट। तो हम अगर इसका एक्सपेक्टेड प्राइस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 500 × P प्लस गिरने का प्रोबेबिलिटी है 1 - P, तो 400 × 1 - P करके एक्सपेक्टेड प्राइस निकालेंगे, करेक्ट। एंड दिस विल बी जो रिस्क न्यूट्रल अप्रोच, जो नॉर्मली हम एक्सपेक्टेड प्राइस ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। फिर रिस्क न्यूट्रल अप्रोच क्या बोलता है कि जो अभी का प्राइस है, ठीक है, 420 जो अभी का प्राइस है, ठीक है, वो प्राइस का फ्यूचर वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करके उसका कंपाउंडिंग करके, बेसिकली उसका कंपाउंडेड वैल्यू, ठीक है, जो होगा वही होगा हमारा फ्यूचर का वैल्यू, मिनिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू उतना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, S × E⁻RT। हमारा स्ट्राइक, सॉरी स्पॉट रेट कितना है 420 × ERT। R है 8%, पीरियड है 3%, 3 महीना, ठीक है। सो E × 0.08 × 3⁻12। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में यही तो करते थे, नॉर्मल एनुअल कंपाउंडिंग में इंटू 1.06 कर लेते थे, कंटिन्यूस में 420 × E⁻0.08 × 3/12 किया मैंने। सो इट विल बी 420 × E⁻0.02, आई थिंक, हाँ 0.02 आया। देखो वैल्यू दिया हुआ है, E⁻0.02 का वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में,
ठीक है, तो फिर इक्वल्स टू 500p प्लस 400 माइनस 400p। सही है, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है। फिर इसका वैल्यू है कितना दिया है, 1.0202 इक्वल्स टू 500p प्लस 400 माइनस 400p। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करके बताओ p का वैल्यू कितना आ रहा है। Yeah, 428.484 equals to 100p plus 400। ठीक है, so p will be 0.2 है। अच्छा 0.28 0.28 आ रहा है। 0.28 है प्रोबेबिलिटी p का वैल्यू। ओके, यस सर। फिर 1 माइनस पी कितना होगा, तो मतलब ये बढ़ने का प्रोबेबिलिटी है 28%। पी लिए थे हम किसको, प्राइस इंक्रीज को का प्रोबेबिलिटी, तो बढ़ने का प्रोबेबिलिटी अगर 28% है तो 1 माइनस पी विल बी 72%। करेक्ट, सो probability of price increase is 0.28, मतलब 28%। ठीक है, समझ में आया या कुछ डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, यस सर। चलो तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ अभी कि प्राइस कितना है, दोनों 500 है और 400 है। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस है 500, 400, प्रोबेबिलिटी है पॉइंट बढ़ने का कितना है 0.28, इसका है 0.72। ओके, तो फिर इसका मिनिमम अभी क्या होगा, अगर ऑप्शन का वैल्यू निकालेंगे, स्ट्राइक प्राइस कितना है हमारा, स्ट्राइक प्राइस है 450। ओके, हम ऑप्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं। सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन बताओ कहाँ एक्सरसाइज करेंगे, कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन है। 500 में करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे, कितना आएगा वैल्यू, 50। 50। ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे, वैल्यू हो गया 0। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी हमारा प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके, सो v इंटू पी, ये जो अगर तुम्हारा v है ये p है, तो v इंटू पी करके बताओ कितना आ रहा है, 50 इंटू 0.28, 14। 14 आया वैल्यू इसका। ओके, 14 और इसका 0, तो टोटल है 14। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो हमने वैल्यू निकाला ये फ्यूचर का वैल्यू है, 3 महीने के बाद का वैल्यू है। अभी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आज ऑन डेट ऑप्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। डिस्काउंट करने के लिए क्या यूज़ करते थे, एस टू द पावर ई माइनस आर टी। ठीक है, और एस डिवाइडेड बाई आर टी, एस डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आर टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आर टी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 1.0202, so it will be 13.7। सबका क्लियर है पूरा यहाँ तक? अगर डाउट है यस तो सर। पूछो। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन करो, फिर हम लोग जाएंगे आगे। मैं समझाऊंगा कि अच्छा अभी तक अगर ये समझ गए हो तो फिर मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे के बुक्स में कैसे किया हुआ है, ऐसे के बुक्स में क्या करता है कि एक फॉर्मूला यूज़ करता है। फॉर्मूला क्या है कि ICAI uses a formula to calculate probability। क्या करता है, ई टू द पावर आर टी माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी। ठीक है, आई वुड सजेस्ट फॉर्मूला इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि फ्यूचर में ना हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखेंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो में जब पढ़ोगे बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि जितना कम हो सके उतना कम फॉर्मूलाज याद रखो। ब्लैक शोल्स मॉडल जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे उसमें फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, ठीक है। वो जो फॉर्मूला है उसको याद रखना पड़ेगा, तो जितना कम हो सके फॉर्मूलाज याद रखो। तो ये बेसिकली ऐसे ये फॉर्मूला यूज़ करता है। ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है बताता हूँ, ठीक है। यही सेम एग्जांपल लेके बताता हूँ। कहाँ गया तुम्हारा ये यही एग्जांपल, ठीक है। ये जो है तुम्हारा, एक काम करता हूँ इसी को ही ले लेता हूँ, रुको। जो भी लिखा है उसको ले रहा हूँ। मान लो कि मैं ले रहा हूँ 420 इंटू ई टू द पावर आर टी इक्वल्स टू, हमारा यहाँ पे क्या लिया था 500p प्लस 500p प्लस 400 इंटू 1 - p लिया था, ठीक है। तो 500p प्लस 400 इंटू 1 - p ये लिया था ना फॉर्मूला। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 400 है स्पॉट प्राइस से कितना कम है, ठीक है। अच्छा, इसको 100 90 ले रहा हूँ, ठीक है, इजी होगा समझाने में। ओके, अगर ये है 100, वो फास्ट वाला एग्जांपल लेके कर रहा हूँ, ठीक है। 100 इंटू 1.06 है, ओके। और मान लो गिरने का प्रोबेबिलिटी है p और बढ़ने का प्रोबेबिलिटी है 1 - p, ठीक है। 100 लेके कर रहा हूँ सो दैट ये ईजी होगा, इसमें कैलकुलेशन बहुत सारे लगेंगे। तो इसके बाद 90 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 90 इक्वल्स टू 100 - 10p इंटू 100 प्लस 10 इंटू 1 - p, ठीक है। मैं बस ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव कहीं से कुछ रेलेवेंट नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ ये फॉर्मूला इन्होंने कहाँ से लिया है और ये प्रूव कर रहा हूँ कि यही वो चीज़ है, ठीक है। 100 - p, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100p माइनस 10p प्लस 110 माइनस 110p, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 90p, क्या फिर से यहाँ तक आ गया क्या, 90p प्लस ये लाइन क्या ही करने की ज़रूरत है, रुक जाओ। फिर डायरेक्टली हम इसको ऐसे कर सकते हैं, समझा सकता हूँ, रुको। 90p इंटू 110 इंटू 100 माइनस है, तो 90p प्लस 110 माइनस 110p है, ओके। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, p इंटू, ये अगर 106 कर दिया मैंने, 106 माइनस 110, ठीक है, इक्वल्स टू p इंटू 90 माइनस 110, ठीक है। तो p विल बी 106 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 110, ठीक है। आइडियली ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, 106 मतलब 100 इंटू 1.06 माइनस 110 मतलब 100 इंटू 1.10, 90 मतलब 100 इंटू 0.90 माइनस 110 मतलब 100 इंटू 0.190 1.10। तो 100 का अगर कॉमन ले लूँगा तो क्या रहेगा, 1.06 माइनस 1.10 डिवाइडेड बाय 100 का अगर कॉमन लेके 0.90 माइनस 1.10, ठीक है। 100 100 कट के फिर आएगा 1.06 माइनस 1.10 डिवाइडेड बाय 0.90 माइनस 1.10, ओके। क्वेश्चन यही करता है, ये जो फॉर्मूला है ना ये यही करता है। बेसिकली ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, देखो ई आर टी निकालने के लिए दिया होगा 1.06 मैंने यहाँ पे लिया है बिकॉज एनुअल कंपाउंडेड है। डी का, ठीक है, डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा 1.10 जो हमने लिया है अभी। डी का वैल्यू का मतलब क्या है कि फ्यूचर में जो प्राइस रहेगा, जो हायर प्राइस रहेगा, ठीक है, जो 110 हम बोल रहे हैं उसको, ठीक है, 110 डिवाइडेड बाय 100, 100 करेंट का प्राइस, फ्यूचर का प्राइस 110, ठीक है, प्राइस इंक्रीज का जो रहेगा। और 0.90 इज योर डिक्रीज का रेट, डिक्रीज में कितना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। इंक्रीज का फैक्टर कितना होगा, डिक्रीज में डिक्रीज का फैक्टर कितना होगा, और 1.06 जो है वो जो रिस्क न्यूट्रल अप्रोच है उसके कंपाउंडिंग का फैक्टर कितना रहेगा, समझ में आया। एक क्वेश्चन करते हैं उसको फॉर्मूला के थ्रू करेंगे, इसको मैनुअली भी करेंगे, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। मेरा ये मकसद था बस दिखाने का कि ये फॉर्मूला जो इन्होंने डेवलप किया है, ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हो रहा है, इसी लॉजिक से ही डेवलप हो रहा है, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो पूछो, क्वेश्चन करते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 47. Binomial model is one of the important questions in option. Okay, ये आता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है. There is a high possibility that this might come in the exam. Okay, so इसको अच्छे से समझो. एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं तो एटलीस्ट प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ लो. ये इतना यूज होता नहीं है प्रैक्टिकली, बस इसको समझ लो थोड़ा सा. Okay, but this is important from exam perspective. Sumana wanted to buy shares of EIL. ठीक है, शेयर खरीदना चाहती है, which has a range of 411 to 592 a month later. ठीक है, सो बोल रही है कि एक महीने के बाद रेंज क्या है, 411 से 592 तक हो सकता है. 411 नीचे जा सकता है या फिर 592 हो सकता है प्राइस. प्रेजेंट प्राइस अभी कितना प्राइस है, 421. ओके, अभी का प्राइस है 421. इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं, 592 या नहीं तो 411. ओके, her broker informs her that the price of this share can soar up to 522 within a month. So कि ब्रोकर ने बोला कि प्राइसेस जो हैं इसके बढ़ के 522 तक हो सकते हैं एक महीने में. ठीक है, तो शी शुड बाय 1 month कॉल ऑफ EIL. तो ब्रोकर ने एडवाइस किया कि आप एक महीने का कॉल खरीद लो. ओके, कॉल ऑप्शन खरीद लो. इन ऑर्डर टू बी प्रेजेंट 1 month कॉल, in order to be prudent in buying the call, the share price should be more than or at least 522, the assurance of which could not be given by her broker. तो ब्रोकर तो उसको खरीदने के लिए, ठीक है, शेयर का प्राइस खरीदने के लिए शेयर का प्राइस मोर देन और एटलीस्ट 522 होना चाहिए. करेक्ट. इन ऑर्डर टू बी प्रूडेंट इन बाइंग द कॉल, कॉल खरीदने से पहले, ये लाइन तो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है. ठीक है, इन ऑर्डर टू बी प्रूडेंट इन बाइंग द कॉल the share price should be more than or at least 522, the assurance of which could not be given by the broker. ठीक है, इस लाइन पे आएंगे हम. फिर बोल रहा है though she understands the uncertainty of the market, समझती है uncertainty, she wants to know the probability of attaining the share price of 592. 592 बढ़ने का probability कितना है. ठीक है, बढ़ने का 592 तक जाने का probability कितना है वो जानना चाहती है. So that buying of 1 month call of EIL at the execution of 522 is justified. मतलब एग्जीक्यूशन प्राइस ऑफ 522, मतलब क्या है, ये 522 जो है ये स्ट्राइक प्राइस है. करेक्ट, स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक वैल्यू लिख लिया, स्ट्राइक प्राइस है. वैसे ये जो ऊपर दिया था, फिर दिया है एडवाइजर टेक द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.6%, ई टू द पावर 0.036 का वैल्यू दे दिया 1.037. सो यहाँ पे जो दिया कि हर ब्रोकर इन्फॉर्म्स और दैट प्राइस ऑफ शेयर कैन शोर अप टू 522 विद इन अ मंथ और सो दैट शी शुड बाय 1 month कॉल ऑफ EIL. ठीक है, तो ये 522 बेसिकली क्या है, यहाँ पे दिया है कि एक्सरसाइज प्राइस है. करेक्ट, एक्सरसाइज प्राइस 522 है. सो वो बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू बी प्रूडेंट इन बाइंग द कॉल, द शेयर प्राइस शुड बी मोर देन और एटलीस्ट 522 द एश्योरेंस ऑफ व्हिच कुड नॉट बी. अब समझ में आ रहा है ये लाइन. 522 अगर एक्सरसाइज प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है. ठीक है, कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करोगे, कि इससे ज़्यादा हो या फिर एटलीस्ट 522 हो, तभी जाके कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, अदरवाइज क्यों करेंगे. ओके, यही को इसी चीज़ को इस लाइन में लिखा है. अगर देखोगे तो इन ऑर्डर टू बी प्रूडेंट इन बाइंग द कॉल, द शेयर प्राइस शुड बी मोर देन और एटलीस्ट 522 ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस. 522 है एक्सरसाइज प्राइस. ठीक है, द एश्योरेंस ऑफ विच कुड नॉट बी गिवन बाय योर ब्रोकर. बट मतलब ये लाइन इरेलेवेंट है, कुछ लॉजिक ही नहीं है ये लाइन का. ठीक है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है. ओके, सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन एज द प्रीवियस वन विच वी डिड अर्लियर. कोशिश करो ये खुद करने की. ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, बस ये प्रोबेबिलिटी निकालना है. इसका 421 का अभी का प्राइस है, 592 हो सकता है या फिर 411 हो सकता है. इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल के इसका वैल्यू निकालो. वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है क्या, नहीं बोला नहीं है, फिर भी हम निकाल लेंगे.
सर इंटरेस्ट रेट पर एनम है या मंथली? इंटरेस्ट रेट पर एनम है ना, 3.6% अगर दिया है तो जनरली पर एनम होता है, बट पर एनम तो 3.6 जनरली इतना ज़्यादा रेट ई का वैल्यू नहीं ई का 0.036 दिया है तो मंथली के हिसाब से लो, बट मंथली रेट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कभी भी। हाँ। तो अभी एज्यूम कर लो कि मंथली है क्योंकि ई का वैल्यू 0.036 दिया है। दर्शल समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है बताओ? सर 0.14। बढ़ने का या गिरने का? बढ़ने का 0.14। बढ़ने का 0.14, फिर गिरने का 1.86. 1 माइनस पी, इट विल बी 0.86। ओके तो प्रोबेबिलिटी देखो निकल गया बहुत इजीली। तुम्हारा 8 मार्क अगर ये जनरली 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा। शी वांट्स टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग द शेयर प्राइस ऑफ 592, बस 592 का पूछा था तो इट विल बी 0.14। ओके और मार्केट प्राइस पूछा नहीं है, ऑप्शन का वैल्यू, ऑप्शन का वैल्यू भी निकाल लो। पूजा आई होप कर पा रहे हो। हाँ जी सर। ओके So 9.8. 9.8 सबका यही है। देखो कर लेते हैं, 592 है, 411 है, स्ट्राइक प्राइस हमारा है 522। ठीक है प्रोबेबिलिटी हमारा निकल गया यहाँ पे 0.14, पी है 0.14, 0.86। ठीक है तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या निकलेगा? कॉल ऑप्शन है ना, ये पुट है, कॉल है। तो 592 में 522 इट विल बी 70। इस केस में एक्सरसाइज करेंगे बिकॉज मार्केट में महंगा है, 592 है और ये हमारा ऑप्शन के थ्रू 522 है। 411 में एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ऑप्शन का वैल्यू हो गया 0। ओके तो 70 इंटू 0.14 या 9.8। 9.8 कौन बोल रहा था? 9.8 तो बस फ्यूचर का वैल्यू है ना, इसको फिर डिस्काउंट करोगे। सो वी इंटू पी। ठीक है ये आया, मानता हूँ मैं 9.8, बट ये फ्यूचर में ऑप्शन का वैल्यू इतना हो, जो ये सब फ्यूचर का डेटा है ना, 592 411 ये सब फ्यूचर का डेटा है, राइट? फ्यूचर में इतना वैल्यू रहेगा। अभी अगर वैल्यू निकालना है आज का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे 9.44। तो 9.8 9.4. डिवाइडेड बाय 1.037, 9.45। क्लियर है सबका? क्लियर है तो एक बार करेंगे आईसीआई का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है फॉर्मूला उनका क्या है देखो कि यूजिंग फॉर्मूला एज पर आईसीआई, ठीक है मैं दोनों ही तरीके से समझा रहा हूँ, दोनों ही लॉजिकल, जो भी करो फॉर्मूला यूज थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है, एज इन जो भी यूज़ करो कंसिस्टेंटली यूज़ करो वो कर सकते हो, तो दोनों ही यूज़ कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करके, अगर ये इक्वेशन यूज़ करके कर रहे हो तो फिर एक अजम्पशन नहीं तो एक नोट दे सकते हो कि दिस कैन बी डन यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है अगर थोड़ा ज़्यादा श्योरिटी लेना चाहते हो तो फॉर्मूला देखो उनका क्या है सर कि, अगर हाँ बोलो। सर अगर आईसीआई के फॉर्मूले की जगह हम ये यूज करेंगे तो मतलब चलेगा, मार्क्स वगैरह। कटेगा ओके। नहीं, कोई कटेगा नहीं, बट अगर ज़्यादा श्योरिटी चाहिए तुम्हें तो फिर एक काम कर सकते हो, नोट लिख सकते हो नीचे कि दिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है ओके सर। फॉर्मूला इज दिस। सो
ई टू द पावर आर टी माइनस डी। डी बेसिकली क्या बोला जाता है, ठीक है, डी है कि जो चांसेस हैं, ठीक है, कहाँ गया, कहाँ गया प्राइस, 592, हाँ 592 और 411 जो है प्राइसेस हो सकते हैं, 592 और 411, ठीक है। तो ये कितने फैक्टर से बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है या फिर गिर रहा है, जो भी ले सकते हो, ठीक है। तो डी को अगर मैं हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, डी को जनरली बोला जाता है कि ये डाउन साइड है, ठीक है, डी को मतलब डाउन साइड है, यू मतलब अप साइड है, ठीक है। तो डाउन साइड के लिए, डाउन साइड कितना है, 411, 411 डिवाइडेड बाय 420 है ना अभी का प्राइस, 420 है, 421, हाँ 421 है, ठीक है। तो ये कितना फैक्टर है, 411 बाई 421, दिस इज 0.98, ठीक है। अप यू इज अप साइड, अप साइड हमारा कितना है अभी, 592 का प्राइस दिया था ना टारगेट, हाँ 592 डिवाइडेड बाय 421, ठीक है, डिवाइडेड बाय 421 जो कि है 1.41, ओके। फिर इसके बाद फॉर्मूला पुट करो, ठीक है, पी निकलेगा तुम्हारा, पी क्या आएगा, ई टू द पावर आर टी तुम्हारा कितना दिया है, 1.037, हाँ 1.037 माइनस 0.98 डिवाइडेड बाय 1.41 माइनस 0.98, ओके, निकालो। निकालो कितना आ रहा है बताओ, 0.14 0.14 आ रहा है, ऊपर आया था हमारा पी 0.14, ठीक है। सेम ही चीज़ है यहाँ पे जो कर रहे हैं, तो पी अगर 0.14 है तो 1 माइनस पी विल बी 86%, ठीक है। तो दोनों ही तरीका यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। पूरा क्लियर है यहाँ तक, अगर क्लियर है तो फिर जाएंगे बाइनोमियल मॉडल में, अभी तक हम लोग बाइनोमियल मॉडल में गए ही नहीं है, ये बाइनोमियल मॉडल का बस एक पार्ट है। अच्छा एक और चीज़ क्लियर। बता दूँ, एक और चीज़ बता दूँ, बच्चे जनरली गलती कहाँ पे करते हैं, 522 जो है वो एक्सरसाइज प्राइस है, ठीक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि कहाँ गया, हाँ, वो जो फॉर्मूला लगाते हैं 411/421 ना करके 411/522 कर देते हैं। 522 एक्सरसाइज प्राइस है जिस पे आप एक्सरसाइज फ्यूचर में कर सकते हो, ठीक है। हम अभी के प्राइस को कितना जा सकता है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 411/522 नहीं करना है, ओके। जनरली ये गलती करते हैं, स्ट्राइक प्राइस को ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। एक और एग्जाम, एक और ले लिख लेता हूँ, बेसिकली नोट लिख लेता हूँ। इन एग्जाम question can be solved in using both the methods, but if you following equation approach, then write a note that this can be done using the formula also, okay। समझ में आ गया पूरा, चलो अब चलते हैं एक्चुअल बाइनोमियल मॉडल में। बाइनोमियल मॉडल क्या बोलता है, टू पीरियड बाइनोमियल यूरोपियन ऑप्शन, कल एक चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, मैं ऊपर ऊपर रिवाइज करना भूल गया।
दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक होता है अमेरिकन ऑप्शन, दो होता है यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन जो ऑप्शन होते हैं वो भी कर लेते हैं, रुको। टाइप ऑफ ऑप्शन हमने पढ़ा था, अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन, ठीक है। तो अमेरिकन ऑप्शन जो है वो कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम। यूरोपियन ऑप्शन है कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन एक्सपायरी। ठीक है, ओनली एक्सपायरी के दिन हम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बाइनोमियल मॉडल में अगर दो ही आउटकम है, मान लो 100 का हम बोल रहे हैं कि 110 हो सकता है या फिर 90 हो सकता है, ठीक है। इसको बोला जाता है वन पीरियड डाउन बाइनोमियल मॉडल, ठीक है। एक साल में 110 हो सकता है, 190 हो सकता है। फिर 110 का 115 हो सकता है, 105 हो सकता है, 90 का 105 हो सकता है, या फिर 75 हो सकता है, ठीक है। अब दो पीरियड आ गए, ये एक साल और फिर एक साल। हम बोल रहे हैं कि एक साल में 110 90 हो सकता है, फिर 110 का 115 105 हो सकता है, 90 का फिर 105 75 हो सकता है। तो ये 2 साल है मान लो, ठीक है। दो पीरियड्स हैं, 2 साल तो कभी नहीं होगा, 3 महीने का ही मेच्योरिटी होता है। मान लो 2 महीना है, 2 मंथ्स है, ओके। ये एक मंथ है, फिर ये दूसरा मंथ है। तो अब अगर इसमें यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है 100 रुपये का, मतलब सॉरी यहाँ पे ऑप्शन का वैल्यू कितना होगा, ओके। तो हम निकाल सकते हैं क्या, बेसिकली अगर ये यूरोपियन ऑप्शन है, देखो अगर ये यूरोपियन ऑप्शन है तो क्या होगा, जनरली हमारा यूरोपियन ऑप्शन ही सिलेबस में है पूरा, ठीक है। यूरोपियन ऑप्शन अगर है तो होगा क्या कि यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, सिर्फ यहाँ पे ही एक्सरसाइज हो पाएगा, यहाँ पे बीच में कहीं एक्सरसाइज हो ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है, अगर यूरोपियन ऑप्शन है तो सिर्फ यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, ओके। तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकाल के, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है, बाइनोमियल मॉडल के यूज़ करके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑप्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे वेरियस पॉइंट पे ऑप्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ, अगर ये पूछ रहा है, ओके। तो क्या हम निकाल सकते हैं वेरियस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, ओके। हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ऑप्शन का वैल्यू, जो नॉर्मली हम जैसे निकालते थे ऊपर जैसे पढ़ के आए, वैसे यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एक करके दिखते हैं, ठीक है। चलो इसको डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, या फिर क्या बोलते हो, एक बार कर लें। अच्छा यहीं पे देख लेते हैं। देखो अगर पूछता है कि ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, तो यहाँ पे कितनी एक्चुअली कितनी वैल्यू है, 100 रुपये का, मतलब मान लो 100 रुपये का अभी का प्राइस है, और स्ट्राइक प्राइस भी 100 है, स्ट्राइक प्राइस इज ऑल्सो 100, ठीक है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिटेन नहीं कर पा रहे हो तो बोलो, ठीक है, इसको कल करेंगे। बहुत ज़्यादा हो रहा है तो स्ट्राइक प्राइस सपोज 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी, 15, करेक्ट। यहाँ पे भी एक्सरसाइज करेंगे, ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी 5, ओके। यहाँ पे भी ऑप्शन का एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, एफ एफ नोड में, नहीं कर नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। वैल्यू हो गया 0। तो बेसिकली बाइनोमियल मॉडल में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स में निकालने के लिए बोलता है, जिसको मैंने ऐसे नाम दे दिया है, ABCDEF करके नाम दे दिया है, ठीक है, नोड्स का नाम दे दिया है, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू निकल गया, यहाँ पे वैल्यू निकल गया, यहाँ पे वैल्यू निकल गया, ओके। उसके बाद भी बीच वाले कहीं पे निकालने के लिए, ठीक है, या फिर पूरा टोटल ऑप्शन का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, और फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ करके यहाँ पे नोड्स का की जगह पे बहुत सारे नोड्स पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल,
ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फिर अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाँ सेम, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, अब इसका खुद चार्ट बनाओ, एक कितना हो सकता है क्वेश्चन पढ़ के। देखो क्या बोल रहा है कि वो कंसिडर 2 ईयर कॉल ऑप्शन, 2 साल का कॉल ऑप्शन है विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 50। ओके, स्ट्राइक प्राइस 50 है, स्ट्राइक प्राइस 50 है, ठीक है, याद रखना स्ट्राइक प्राइस 50 है, करंट प्राइस नहीं, स्ट्राइक प्राइस 50 है। स्ट्राइक प्राइस ऑन स्टॉक द करंट प्राइस ऑफ विच इज ऑल्सो 50, लिखा भी है, अच्छा छोड़ो, लिखा है कि करंट प्राइस ऑफ विच, स्टॉक का करंट प्राइस भी 50 ही है, स्ट्राइक प्राइस 50 है, स्टॉक का करंट प्राइस भी 50 है। एज्यूम दैट देर आर 2 टाइम पीरियड्स ऑफ 1 ईयर, के 2 टाइम पीरियड है, 1 ईयर ईच, एंड इन ईच ईयर द स्टॉक प्राइस कैन मूव अप और डाउन बाई इक्वल परसेंटेज ऑफ 20%। ये क्या दे दिया, हर साल बोल रहा है कि द स्टॉक प्राइस कैन मूव अप और डाउन बाई इक्वल परसेंटेज ऑफ 20%। ओके, तो बोल रहा है कि 50 का अगर अभी प्राइस है, हर साल ये 20% से ऊपर जा सकता है या फिर 20% से नीचे आ सकता है। 20% से अगर ऊपर में लूँ इसको तो क्या आएगा, कितना आएगा, 60, ठीक है, ये 40, फिर ये तो एक साल, ये हर साल बोला 20% जा सकता है, फिर 60 का 60 फिर 20% जा सकता है ऊपर, मतलब कितना आ रहा है, 72 आई थिंक, हाँ 72। 70। ठीक है, फिर ये गिर के भी 48 हो सकता है। सिमिलरली 40 अगर 20% बढ़ेगा तो कितना होगा, 48 हो सकता है, गिरेगा तो 32 हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है, क्लियर है या डाउट Yes, है? sir. यस सर। चलो ओके, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, फिर बोल रहा है कि इसके बाद कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 6%, ठीक है, RF दे दिया है 6% है, यूजिंग बाइनोमियल ऑप्शन मॉडल, बाइनोमियल ऑप्शन मॉडल यूज़ करके कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप एंड डाउन। ठीक है, बाइनोमियल ऑप्शन मॉडल यूज़ करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो और प्राइस मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है, ऊपर जाने का या नीचे जाने का। ऑल्सो ड्रॉ 2 स्टेप बाइनोमियल मॉडल ट्री, ड्रॉ करो दिया है, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए दिया है, ड्रॉ 2 स्टेप बाइनोमियल ट्री शोइंग प्राइसेस एंड पे ऑफ्स एट ईच नोड। प्राइसेस और पे ऑफ्स, पे ऑफ में क्या था, प्रीमियम माइनस करने के बाद प्रीमियम, तो दिया नहीं है, छोड़ो, प्राइसेस कैलकुलेट करने के लिए कितना प्राइस रहेगा, ठीक है, ऑप्शन की वैल्यूज़ कितने रहेंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ये प्राइसेस को लेके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, 72, 48, 32, हाँ या ना, कोशिश करो। निकालने की कोशिश करो। सेम अप्रोच, ठीक है, जो ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग कि ये प्रीवियसली रिस्क न्यूट्रल अप्रोच में प्रोबेबिलिटी निकाल ली, राइट, एक उस पर भी एक रेंज दिया हुआ था, ठीक है, उस रेंज को लेकर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले। हुआ किसी का, अच्छा किसी को ये डाउट आ रहा है कि 72 पे निकाले, या 72 और 48 को लेके करें, या फिर 48 और 32 को लेके करें, या 60 और 40 को लेके करें, या कैसे करें?
हाँ सर। अच्छा पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। अगर 60-40 को लेंगे तो प्रोबेबिलिटी अप 0.65 और प्रोबेबिलिटी डाउन 0.35। 0.35। अब 72-48 को लेके करो, और 48-32 को लेके भी करो, सेम ही आएगा, 0.65 और 0.35। ठीक है, देखो क्यों आ रहा है। बेसिकली हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20% बढ़ा, प्लस 20%, हर जगह पे 20%, 20% अपसाइड 20% ही हो रहा है। ठीक है, हर जगह पे यही हो रहा है। तो जो हम हमारा जो फॉर्मूला है आईसीआई का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला के थ्रू दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला के थ्रू दिखा रहा हूँ। ओके, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होता तो आर लगाते यहाँ पे, क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग है, कंटिन्यूसली दिया नहीं है तो एनुअल ले रहा हूँ। ठीक है, तो एनुअल कंपाउंडिंग के हिसाब से ये क्या रहेगा, होना क्या चाहिए, आर माइनस डी बाई यू माइनस डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या पुट करेंगे, 1.06 माइनस डी डाउन साइड का है। ठीक है, डाउन साइड का होगा कितना, 50-40 ले लो, या फिर 40-32 ले लो। ठीक है, 40 से 32 हो रहा है, या फिर 50 से 40 हो रहा है, या फिर 60 से 48, जो भी लेना है ले लो। ठीक है, मैं ले लूँ 48 और डिवाइडेड बाई 60, और 32 और डिवाइडेड बाई 40 करूँ, और 40 डिवाइडेड बाई 50 करूँ। हर जगह पे सेम चीज़ आएगा, 0.8। ठीक है, 48/60 करूँ, 32/40 करूँ, 40/50 करूँ, हर जगह पे 0.80 ही आएगा, 80 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली अपर के केस में भी मैं 72/60 करूँ, और 48/40 करूँ, और 60/50 करूँ, मतलब सारे ऑफ साइड। ठीक है, 50 का 60 करूँ, या फिर 60 का 72 करूँ, या फिर 40 का 48 करूँ, सबका क्या कितना आएगा, 1.2 माइनस 0.8। ठीक है, तो कोई भी प्राइस का लो और उसका बेस, उसके बेस प्राइस के साथ करो तो सेम ही चीज़ पड़ेगा। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हटा इसको रहने दो। ठीक है, समझने में ईजी होगा। ओके, अब चलो इक्वेशन अप्रोच अगर फॉलो करके करेंगे लॉजिकली, तो मैं इसको क्या करूँगा बताओ, नंद किशोर बताओ क्या करूँ इसको। मिस्टर नंद किशोर। सर पी हम लोग ये मान लेंगे पी प्राइस जो है क्या कहते हैं इंक्रीज का। अप डाउन। हम्म, हाँ, फिर तो सर फिर उसको से 60 इंटू पी प्लस 1 माइनस पी टू 40 करेंगे। 60 पी प्लस 60 लेके क्यों कर रहे हो, फिर 50 का टाइम वैल्यू कैसे कंसिडर करोगे। कर सकते हो, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, चलो कर लेते हैं। ठीक है, 60p प्लस 1 माइनस पी इंटू 40। 1 माइनस पी इंटू 40। हाँ, फिर क्या करूँ, इक्वल्स टू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये 50 इंटू 1। हाँ 6 है। ठीक है, तो p का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, 0.65। 0.65। 1 माइनस पी विल बी 0.35। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल गया, हर जगह पे बढ़ने का प्रोबेबिलिटी हर जगह पे कितना है, 65%, गिरने का प्रोबेबिलिटी है 35%।
ठीक है। तो हम हर जगह पे वैल्यू अभी निकाल सकते हैं, ऑप्शन का वैल्यू सिंपल कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे तो निकल गया 22 रुपया, स्ट्रेट अवे हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन का वैल्यू b इक्वल्स टू 22, करेक्ट, 50 से 72, 40 22, था तो सॉरी सर 60-40 था तो हम लोगों ने वो पी वाला फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन उसके आगे फिर कैसे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे? जैसे हमारा नेक्स्ट नोड जो आ रहा है हाँ 72 और 48, हाँ, वहां पे लगाना पड़ेगा हम को, या फिर 72 48 का 32 एक साथ लेना पड़ेगा? एक साथ कैसे लोगे 72 और 48 को, ये दोनों ही के लिए लेना है ना, एक साथ कैसे लोगे तीन को, दो ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं ना। तो इसको देखो ऐसे कर सकते हो, या फिर 60 इंटू 1.06 इक्वल्स टू 72p प्लस 48 इंटू 1 माइनस पी कर सकते हो, ठीक है। हर जगह पे दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 72 और 48 को लेके करो, ठीक है। फिर 60 को अपना 60 का फ्यूचर वैल्यू निकाल के कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है, देखो ये करो, और 60 इंटू 1.06 डिवाइडेड इक्वल्स टू 72p प्लस 1 माइनस पी इंटू 48, ठीक है। ये अगर करोगे तो सेम ही आएगा, p इक्वल्स टू 0.65 आएगा, ठीक है। बेस तो हमारा जो बेस ले रहे हो, मिहिर कुछ डाउट है? सर 48 पे दो पे जाएगा। चलो कैसे सेम, हर जगह पे सेम ही प्रोबेबिलिटी आएगा, यहाँ मतलब गिरने का प्रोबेबिलिटी आएगा 35%, बढ़ने का आएगा 0.65 65%। so we'll take 60 as base, then हाँ 48 में तो 0.35 आएगा। हाँ 0.35 आएगा, अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ तो लेकिन 40 का, जब हाँ ओके 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 वो समझ गया, बट हाँ ठीक है ठीक है, पर 40 से बढ़ने का प्रोबेबिलिटी, 40 से 48 होने का प्रोबेबिलिटी 65 है, 60 से 48 होने का प्रोबेबिलिटी 35% है, 40 से 48 होने का प्रोबेबिलिटी हाँ 65 है, ठीक है। 60 से 48 होने का 35% है, ओके। तो इसको चलो फिर आगे चलते हैं, ऑप्शन के वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शन के वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, सीधा 50 से 72 22, v इक्वल्स टू 22, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ प्रोबेबिलिटी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा हमने निकाल लिया 22 से। यहाँ पे 50 से 48, क्योंकि ये फ्यूचर का डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है, हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, 50 का स्ट्राइक प्राइस है, मार्केट 48 है, नहीं नहीं करेंगे, नहीं कर तो v इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं नहीं करेंगे तो करना। 0, यहाँ पे भी नहीं नहीं करेंगे, v इक्वल्स टू 0, ठीक है। v मतलब जो ग्रॉस रेट है, ठीक है, ग्रॉस 0 है। फिर यहाँ पे वैल्यू निकालना है बस, करेक्ट। यहाँ पे निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि फ्यूचर में 22 का कितना चांस है, 65%, बढ़ने का कितना था, 65 था ना, हाँ। तो 22 का 65%, ओके, और इसका है 35% बढ़ने का, ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक है। 35% लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, 22 और इसको 72 और 48 को अगर कंसिडर कर रहे हो तो ये होगा 35%, ठीक है। 0 और 0 को अगर ले रहे हो तो यहाँ पे आएगा 65%, ओके, 48 और 32 के हिसाब से। तो चलो 65 45 हो गया है, प्रोबेबिलिटी दे दिया है। ऑप्शन का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा निकाल सकते हो, 60 में, 60 में कितना होगा देखो, वैल्यू एट, हम नाम नाम दे देते हैं, ठीक है, मैं एक नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ऐसे नोड्स का नाम दे दिया। फिर डी के लिए तो हमारा निकल गया 72 माइनस 50 22, ई के लिए भी निकल गया कि 0 बिकॉज एक्सरसाइज्ड नहीं होगा, नॉट एक्सरसाइज्ड, ठीक है। फिर एफ के लिए भी 0, नॉट एक्सरसाइज्ड, करेक्ट। फिर हम अभी निकालना है हमें
बी के लिए बस, ठीक है। बी के लिए दो पॉसिबल आउटकम है, 22 है, 0 है, ठीक है। तो 22 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिस्काउंट करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू का 1 साल के बाद का वैल्यू है, तो डिस्काउंट करोगे तो 1.06 से डिस्काउंट करोगे, ठीक है। कितना आ रहा है? 13.4। 13.49, ठीक है। तो बी का वैल्यू निकल गया, यहाँ का वैल्यू कितना है? 13.49। ओके, सिमिलरली सी का वैल्यू यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, पता है हमें, ठीक है। तो ए के वैल्यू निकाल सकते हैं, 13.49 यहाँ का निकल गया है, ये वाला वैल्यू निकल गया है 13.42, ठीक है। ये निकल गया 13.49 और ये 0 है, तो हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए क्या रहेगा? ए विल बी 13.49 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाय 1.06। समझ में आया? 8.7। 8.27। क्लियर है सबका? यस। यहाँ पे वैल्यू रहा 8.27। ओके, कुछ डाउट है किसी को? यहाँ तक है बाइनोमियल मॉडल, बस इतना ही है, ठीक है। इसको बोला जाता है 2 स्टेप बाइनोमियल मॉडल, बिकॉज यहाँ पे 2 पीरियड्स इन्वॉल्व है, तो 2 स्टेप्स, 2 बार इसको डिस्काउंट कर, एक बार डिस्काउंट करके यहाँ पे लाए, फिर एक बार इस इन दोनों का बी और सी का वैल्यू कंसिडर करके प्रोबेबिलिटी, फिर इसको ए पे लाए, ठीक है। होमवर्क ले लो, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 50 को फिर से ट्राई करना घर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 किए नहीं हो, 53 ले लो। इसके बाद है 73, आई थिंक 73 ही है, हाँ करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। डेफिनेटली करना, 53 करो या ना करो चलेगा, बट क्वेश्चन नंबर 73 डेफिनेटली ट्राई करो। होमवर्क सिर्फ 53 कल ही दिया था। कल दे दिया था, चलो ठीक है, 73 करो। ओके, बाकी किसी को कुछ बेसिक्स में डाउट है, समझ में नहीं आया है, क्लास मिस हो गया था, कुछ है ऐसा? तो बाइनोमियल मॉडल इतने ही है। इतना ही है बाइनोमियल मॉडल, जो रिस्क न्यूट्रल अप्रोच उसको पढ़े ना ऊपर, वही मेथड जनरली यूज होता है बाइनोमियल मॉडल में। और भी कुछ कुछ इसमें अंडर अप्रूवल सॉरी अप्रोचेस हैं, बट वो सिलेबस में नहीं है। कुछ डाउट है किसी को? नो। इसके अंदर पुट कॉल पैरिटी ये सब भी आता है, बट वो नहीं है। चलो, there is no other doubt, we can close the call. ओके, कुछ किसी को कुछ समझना है तो रुको, अदरवाइज वी कैन ड्रॉप।